नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह की चर्चा में रही अर्थव्यवस्था संबंधी खबरों पर विस्तार से आपसे बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप उसे ठीक कर लें, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर लें। इस प्रोग्राम में सामान्यतः हम 4 से 5 खबरों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इस प्रोग्राम में आज की हमारी पहली खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग-अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इनकी टाइमिंग को ठीक तरीके से नोट कर लीजिए। जैसे लखनऊ शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से हमारी जयपुर शाखा में भी 27 नवंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय रहेगा सुबह 11 बजे। इन शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं, तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, और साथ ही आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है इकोनॉमी दिस वीक, इसके टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक दृष्टि आईएएस, इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस लिंक पर जाकर के आप इस प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आज की पहली खबर को देखने का प्रयास करते हैं। आज की पहली खबर हमारी व्यापार युद्ध से जुड़ी हुई है। व्यापार युद्ध का संदर्भ लगातार चर्चा में क्यों आया है? इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में संपन्न हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप फिर से विजयी बने हैं। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की विजय फिर से व्यापार युद्ध की याद दिलाती है, क्योंकि ट्रंप के पहले शासनकाल के दौरान, जो कि वर्ष 2016 से 2020 के दौरान था, इस दौरान 2018 में व्यापार युद्ध की कहीं ना कहीं कई संदर्भों में चीन के साथ शुरुआत हो गई थी। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिस प्रकार से 1970 के दशक में जापान को अमेरिका ने कई तरह से व्यापार संबंधी मामलों में निशाना बनाया था, उसी प्रकार से चीन को निशाना बनाया जा रहा है, और भविष्य में ऐसी संभावना हो सकती है कि भारत को भी कई व्यापारिक मुद्दों पर अमेरिका द्वारा उसकी संरक्षणवादी नीतियों के तहत निशाना बनाया जाए। इसलिए भारत को इसके प्रति पहले से सचेत होना चाहिए, और इसलिए व्यापार युद्ध का संदर्भ, ट्रेड वॉर का संदर्भ लगातार चर्चा में आ जाता है अमेरिकी चुनावों के बाद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप विशेष तौर से अपनी संरक्षणवादी नीतियों के अंतर्गत जाने जाते हैं, व्यापार संबंधी मुद्दों को लेकर के। तो अमेरिकी व्यापार युद्धों का एक ऐतिहासिक संदर्भ आपको जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से जापान और चीन जैसे देशों को तब निशाना बनाया है, जब उनकी अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चुनौती दी है। उसके लिए एक बड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में, बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में बन करके उभरी है। जिस प्रकार से 1970 के दशक में अमेरिका ने जापान के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ा था, और उसका जो प्रमुख कारण था वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, यानी बौद्धिक संपदा से संबंधित उत्पादों की चोरी या अनुचित बाजार प्रथाएं। इस प्रकार के ट्रेड प्रैक्टिसेस या मार्केट प्रैक्टिसेस जिसको अमेरिका अनुचित मानता है, इस तरह के आरोप लगा करके उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने, यानी उसने मतलब अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने जापान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया था। इसी तरह के कुछ कुछ आरोप चीन पर भी लगाए गए हैं। जिस तरह से 2018 में तथाकथित व्यापार युद्ध की शुरुआत ट्रंप के शासनकाल में चीन के साथ हुई थी, तो 1970 के दशक में जिस प्रकार के आरोप जापान के ऊपर लगाए गए, उसी तरह के आरोप चीन के ऊपर भी लगाए गए। और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत फेमस नीति है, एक बहुत प्रसिद्ध नीति है, जिसको हम अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं, और जो कहीं ना कहीं संरक्षणवादी नीति को रिफ्लेक्ट करती है आर्थिक क्षेत्र में। इसके अंतर्गत अमेरिकी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है, और आयात को प्रशुल्क के माध्यम से कम करने की कोशिश की जाती है, और अमेरिकी निर्यात को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो जहां पर भी किसी भी देश के साथ अमेरिका का एक व्यापार घाटा स्थित होता है, तो उस व्यापार घाटे को आयात प्रशुल्क लगा करके कम करने की कोशिश की जाती है। भारत का भी वर्ष 2023-24 में अमेरिका के साथ जो व्यापार है, वो लगभग 120 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत के हित में जो व्यापार सरप्लस है, व्यापार अधिशेष है, वो लगभग 35.3 बिलियन डॉलर का बैठता है। निश्चित तौर से अगर भारत का अमेरिका के साथ व्यापार के अंतर्गत एक अधिशेष है, तो भारत भी आने वाले समय में एक निशाने का कारण बन सकता है, या निशाना बन सकता है अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों का,
और इसलिए इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान अमेरिकी व्यापार का जो ध्यान है वो चीन पर है। जैसे ट्रंप के शासन में अमेरिका ने चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति और व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उसको निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस नीति के जारी रहने से टैरिफ में वृद्धि यानी प्रशुल्क में और वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण संभवतः अमेरिका और चीन के बीच फिर से व्यापार को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, एक बड़ा तनाव बन सकता है, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी एक नकारात्मक असर या अस्थिरता बढ़ने की उम्मीद रहती है, क्योंकि दोनों विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और जिनका इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निश्चित रूप से पड़ेगा। ट्रंप का जो पहला प्रशासन था 2016 से 2020 के दौरान, उसके एक प्रमुख व्यक्ति थे रॉबर्ट लाइटहाइजर, जो कि व्यापार प्रतिनिधि के रूप में, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वापस आ सकते हैं, और वो अपनी संरक्षणवादी नीतियों के लिए ही जाने जाते हैं, जिससे ये व्यापार युद्ध का मुद्दा फिर से एक प्रमुखता में आ जाता है। व्यापार युद्ध में भारत की स्थिति क्या रहेगी? सामान्य तौर से जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर के तनाव होता है, तो निश्चित रूप से इसका भारत को कुछ ना कुछ फायदा होता है, क्योंकि जो जगह बनती है, जो गैप बनता है, उसकी जगह लेने के लिए, उस गैप को भरने के लिए भारत आ सकता है और भारत के लिए एक व्यापार अवसर क्रिएट हो सकता है। तो हमेशा यही देखने में आया है कि जब भारत को अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध से सामान्य तौर से व्यापार होता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वह चीन के विकल्प के रूप में आगे आ सकता है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित जो जोखिम है, वो निश्चित रूप से ध्यान में रखने चाहिए। यानी भारत को अमेरिकी और चीन के बीच व्यापार क्षेत्र में तनाव बढ़ने से जो अवसर प्राप्त होते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन भविष्य में जो इससे चुनौतियां पैदा हो सकती है, उसकी तरफ भी विशेषज्ञ विशेष रूप से भारत को चेताने की कोशिश करती है। जैसे भारत का जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, वो बहुत विकसित प्रकार का है, और इससे संबंधित जो निर्यात होता है भारत का पूरे विश्व में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसी प्रकार से भारत का सर्विस सेक्टर भी बहुत डेवलप है, और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत भी भारत बहुत बड़े स्तर पर विदेश में व्यापार करता है। तो भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, जहां अमेरिका के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, भविष्य में अमेरिका के साथ व्यापार विवादों का एक लक्ष्य बन सकते हैं। यानी भविष्य में इन क्षेत्रों को अमेरिका निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो अमेरिका के लिए व्यापार संबंधी चुनौतियां पैदा करते हैं। अमेरिका भारत पर बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, श्रम मानकों यानी लेबर स्टैंडर्ड्स, या डिजिटल व्यापार नीतियों जैसे मुद्दों को लेकर दबाव बना सकता है। इसके प्रति विशेषज्ञ कहीं ना कहीं चेताने का प्रयास करते हैं। भारतीय क्षेत्रों पर किस प्रकार से प्रभाव हो सकते हैं? तो जिन चीजों को या जिन क्षेत्रों को भविष्य में निशाना बनाया जा सकता है, वे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी। इनमें से एक क्षेत्र है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। भारत जेनेरिक दवाओं का के निर्माण में विश्व में अग्रणी माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ये कोविड-19 के अंतर्गत भी हमने देखा है कि भारत ने किस प्रकार से 100 से अधिक देशों को लगातार न केवल वैक्सीन, बल्कि जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो भी भेजने की कोशिश की थी लगातार, तो भेजे भी थे। और अमेरिका क्या है कि अगर भारत जेनेरिक दवाओं के निर्माण में वैश्विक रूप से अग्रणी है, तो अमेरिका बौद्धिक संपदा अधिकार या मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों के माध्यम से इस क्षेत्र को निशाना बना सकता है। इसी प्रकार से भारत तेजी से बढ़ते आईटी सेवा उद्योग के अंतर्गत भी अमेरिका के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न कर सकता है। अमेरिका अपनी स्वयं के प्रौद्योगिकी क्षेत्र की निश्चित रूप से रक्षा करना चाहेगा, और ये चाहेगा कि उसकी जो सर्विसेज है, उनको आउटसोर्स भारत में न किया जाए। उस आउटसोर्सिंग को भी सीमित करने की कोशिश करेगा, जिससे भारत का आईटी सेक्टर प्रभावित हो सकता है, सर्विस सेक्टर प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार से कपड़ा और इस्पात जैसे अन्य क्षेत्र भी अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हो सकते हैं, अमेरिकी प्रशुल्क नीति से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि संरक्षणवादी नीतियों को के माध्यम से आयात को कम करने की कोशिश की जाती है। और आयात को किस प्रकार से कम करने की कोशिश की जाएगी? मान लिया ये अमेरिका है और ये भारत है, और भारत से बहुत चीजों का अमेरिका में आयात होता है। तो चाहे कपड़ा हो, चाहे इस्पात हो, अगर इनका निर्यात होगा और अमेरिका इनके यहाँ आने पर टैरिफ लगाएगा यानी प्रशुल्क लगाएगा, तो निश्चित रूप से इनके निर्यात की जो कीमत है, इनका जो निर्यात हो रहा है, ये निर्यात महंगे हो जाएंगे। अगर ये निर्यात महंगे होंगे, तो इनकी यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी, इनकी मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होने से निर्यात कम हो जाएगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को घाटा होगा। तो इस प्रकार के प्रभाव भी भविष्य में भारत पर पड़ने की संभावना
रह सकती है और इन सभी चीजों के प्रति भारत को सचेत रहना है। भारत की क्या रणनीतिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए या भारत को रणनीतिक रूप से इस तरह की स्थितियों का सामना करने के लिए किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में भारत को सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। विशेषज्ञों ने यही सुझाव दिया है कि भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने और साथ ही नियम आधारित व्यापार प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूटीओ यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सुधारों पर ही जोर देना चाहिए। भारत को अमेरिका और अन्य संरक्षणवादी देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ के विरुद्ध अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिए अधिक सक्रिय रुख भी अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर भारत इस प्रकार की एक ट्रेड प्रैक्टिसेस को, एक संतुलनकारी ट्रेड प्रैक्टिसेस को या अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो उसके निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना कहीं ना कहीं कम रहेगी। तो इस तरह की रणनीति अपनाने की अपेक्षा रणनीतिक जो हमारे रणनीतिकार हैं वो भारत से करते हैं। एक और मुद्दा लगातार इस हफ्ते चर्चा में रहा है और वो है प्याज की कीमत। भारत के कई हिस्सों में प्याज की जो कीमत है वो 60 रुपए प्रति किलो और कई बाजारों में ऐसी भी खबरें आई हैं कि कहीं कहीं प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी को अभिव्यक्त करती है। तो इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ने इसके लिए कदम उठाया कि सरकार जो बफर स्टॉक है सरकार का प्याज को लेकर के उसको जल्दी ही जारी कर सकती है, प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, जिससे उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी न। मूल्य वृद्धि का कारण क्या है? मूल्य वृद्धि का एक कारण है आपूर्ति और मांग में एक बेमेल हो गया है। यानी आपूर्ति में मांग ज्यादा है और आपूर्ति कहीं ना कहीं घट गई है और इसके कारण आपूर्ति और मांग में एक बेमेल होने के कारण इसमें वृद्धि हो गई है प्याज की कीमतों में। तो ये बेमेल क्यों हो गया है? इसका कारण यह है, प्याज एक ऐसी फसल है भारत में जो रबी के मौसम में भी उगाई जाती है और खरीफ के मौसम में भी उगाई जाती है, और प्याज लेट खरीफ के मौसम में भी उगाई जाती है। देरी से जो खरीफ का मौसम होता है, सामान्य तौर से आप कह सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के माह में भी उगाई जाती है, और जिसकी जो फसल हमारे पास आती है वो जनवरी से शुरू हो जाती है मध्य मार्च तक। तो कई कारणों से प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उन कारणों को देख लेते हैं। जो पिछला रबी सीजन था, पिछला रबी सीजन का मतलब जो हाल ही में जिस रबी सीजन में प्याज की जो कटाई है वो मार्च 2024 में हुई है, उसका जो पुराना स्टॉक है वो लगभग समाप्त हो चुका है। यानी मार्च 2024 में खत्म हुए रबी सीजन की जो प्याज है उसका स्टॉक लगभग समाप्त हो गया है, जबकि जो खरीफ का सीजन है उसका स्टॉक आना भी बाकी है, वो स्टॉक नहीं आया है। उसका कारण भी कई प्रकार से, एक तो दिवाली भी है कि दिवाली का सीजन आ जाना, और इसका एक कारण ये भी है कि मिड अक्टूबर यानी मध्य अक्टूबर में बारिश हो जाने के कारण भी जो नया स्टॉक है उसका आना भी बाकी है। साथ ही महाराष्ट्र का नासिक जिला जो भारत में सबसे बड़ा प्याज उत्पादक क्षेत्र है, प्रमुख थोक बाजारों में प्याज की दैनिक आवक में काफी गिरावट आई है। नासिक जिले से जो आने वाली प्याज की आवक है उसमें काफी गिरावट आई है, और वहां से जो प्याज आती है वो उसकी मात्रा घट करके 1000 टन से घटकर लगभग 200-250 टन हो गई है। तो ये भी एक कारण है कि आपूर्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। खरीफ फसल में देरी हुई है, जैसे अक्टूबर के मध्य में बारिश हो जाने और दिवाली के त्योहार के कारण जो खरीफ फसल है, जो कि जून जुलाई में बोई गई थी और अक्टूबर से काटी गई थी, अक्टूबर में सामान्य तौर से काटी जाती है, उसकी कटाई में देरी हुई है और इससे भी प्याज की आपूर्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। जो लेट खरीफ है, लेट खरीफ जो अभी आपको बताया था कि लेट खरीफ की जो फसल है वो सामान्य तौर से अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और जनवरी से कटाई उसकी प्रारंभ हो जाती है। और जो रबी की फसल है, रबी की अभी आपको बताया था नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, और उसकी जो कटाई होती है वो मार्च और अप्रैल में होती है। तो देर से आने वाली जो खरीफ की बुआई है वो पिछले साल से, यानी जो लेट खरीफ की बुआई के माध्यम से आने वाली प्याज है उसके अंतर्गत पिछले साल के 1.6 लाख हेक्टेयर से घट करके 0.55 लाख हेक्टेयर उसकी बुआई हुई है। तो इसके माध्यम से भी उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो प्याज की कीमतें हैं। इसी प्रकार से जो रबी की फसल है जो दिसंबर में बोई जाएगी
और मार्च के बाद काटी जाएगी आपूर्ति के लिए लगातार महत्वपूर्ण बनी रहती है। तो क्योंकि इस रबी की फसल का जो स्टॉक था वो समाप्त हो गया है और उससे आपूर्ति प्रभावित हुई है। मूल्य स्थिरीकरण की उम्मीद यही है कि जल्दी ही व्यापारियों को उम्मीद है कि कुछ दिनों में ही खरीफ फसल की कटाई शुरू होने और आपूर्ति में सुधार होने पर प्याज की कीमतें स्थिर हो जाएंगी। लेकिन निर्यात इससे प्याज की एक आपूर्ति घरेलू मार्केट में कम होने की वजह से न केवल यहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि निर्यात पर भी असर पड़ा है, क्योंकि भारत कई महत्वपूर्ण देशों को प्याज का निर्यात करता है, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, जैसे श्रीलंका, जैसे बांग्लादेश देशों को निर्यात किया जाता है। और मौजूदा आपूर्ति बढ़ी हुई निर्यात मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि लगातार न केवल घरेलू मार्केट की, घरेलू बाजार की प्याज की जरूरतों को पूरा किया जा सके, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में जहां भारत प्याज के लिए जाना जाता है वहां भी तुरंत आपूर्ति की जाए। तो प्याज की कीमतों में गिरावट का जो प्रमुख कारण है वो आपने जान लिया है कि जो पुराना स्टॉक है वो समाप्त हो चुका है। जो खरीफ की फसल है उसकी अभी कटाई संभव इसकी अभी कटाई नहीं हो पाई है, जो कि सामान्य तौर से अक्टूबर में कटाई हो जाती है बारिश के कारण और दिवाली दिवाली के त्योहार के कारण। और साथ ही लेट खरीफ का जो बुआई का क्षेत्र है उसमें भी एक कमी देखी गई है। अब अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से संबंधित है। आधारभूत संरचना बॉन्ड या अवसंरचना बॉन्ड से संबंधित है। ये खबर चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े ऋणदाता लैंडर बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 15 वर्षीय बुनियादी ढांचा बॉन्ड को जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी के बारे में कुछ सूचना दी है। और ये जो बॉन्ड है जिसको हम आधारभूत संरचना बॉन्ड या अवसंरचना बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ये जल्दी ही जारी होने की संभावना है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के रूप में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का निवेश उत्पाद है। निवेश उत्पाद है, इन्वेस्टमेंट वो एक प्रोडक्ट है। इसके माध्यम से क्या करता है, इसके माध्यम से सरकार या सरकारी क्षेत्र की कोई कंपनी क्या करती है, बॉन्ड जारी करके मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे सरकार कोई बॉन्ड जारी करेगी, सरकार जब कोई बॉन्ड जारी करेगी तो निवेशक इस बॉन्ड को खरीद करके फॉर एग्जांपल अपने मान लिया सड़क के निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, बंदरगाहों का निर्माण, एयरपोर्ट्स का निर्माण, इस तरह की चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। बंदरगाहों का निर्माण इसके अंतर्गत आ जाएगा। मान लिया सरकार सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, तो 100 करोड़ रुपए के सरकार ने बॉन्ड जारी कर दिए। अब निवेशक इन बॉन्ड को खरीद सकते हैं और इस बॉन्ड पर सरकार क्या है, मान लिया 7% का ब्याज भी प्रदान करेगी। और इसके बाद जितना भी बॉन्ड, मान लिया इसकी अवधि 10 वर्ष है, तो इस 100 करोड़ रुपए को निवेशकों को पुनः वापस भी कर देगी जब इसकी परिपक्वता अवधि यानी 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इससे निवेशकों को लगातार 7% का ब्याज उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट पर, उनके द्वारा निवेश किए गए इस बॉन्ड पर, जो बॉन्ड उन्होंने खरीदा है उस पर लगातार ब्याज मिलता रहेगा। और 10 वर्ष बाद उनका जो मूलधन है वो भी, जिसकी कुल कीमत 100 करोड़ के बराबर होगी, वो भी मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि सरकार की जो फंड की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव होता है जिससे बेहतर सुविधाओं का निर्माण होता है, बेहतर परिवहन का निर्माण होता है, बेहतर यूटिलिटीज का, आवश्यकताओं का निर्माण होता है। और यहाँ पर पैसा देने वाले को लगातार 7%, 8% का या जितना भी ब्याज दर है उसका प्रॉफिट भी होता रहता है। तो दोनों ही संदर्भों में यानी दोनों ही स्टेक होल्डर्स को इससे लाभ होता है और पब्लिक के लिए एक बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जा सकता है। और इसीलिए जो सरकार है या सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करती हैं। और एसबीआई ने भी इसी तरह से कहा है कि वो 15 वर्षों के लिए एक बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करेगी जिसकी कुल कीमत होगी 10,000 करोड़ रुपए। इसका यही सबसे महत्वपूर्ण रूप है। यहाँ पर एक नक्शे के माध्यम से भी इसको समझ लीजिए। अवसंरचना बॉन्ड को यहाँ ठीक तरीके से समझते हैं। सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये एक दीर्घकालिक निवेश होता है, दीर्घकालिक बॉन्ड के रूप में होता है जिसकी अवधि 5 से 20 वर्ष हो सकती है सामान्य तौर से।
निवेशक को एक निश्चित ब्याज दर लगातार मिलती रहती है, चाहे वो 6% हो, 7% हो या 8% की हो। तो नियमित ब्याज भुगतान होने से निवेशक को लगातार लाभ होता रहता है और परिपक्वता अवधि पूरी होने के, चाहे वो 10 वर्ष की हो, 15 वर्ष की हो, 5 वर्ष की हो, जैसे ही परिपक्वता अवधि उस बॉन्ड की पूरी होगी, पूरा का पूरा मूलधन निवेशक के पास आ जाएगा और इससे संस्थाओं को लाभ होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का या अवसंरचना का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। इससे देश में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार सृजन भी संभव होता है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण प्रगति भी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह के बॉन्ड निभाते हैं। तो इसका ये लाभ है। अब हमने इसको समझ लिया है। अब एक और रिपोर्ट एसबीआई की आई है और उसने ये कहा है कि ट्रंप के शासन में पुनः लौट जाने के बाद, यानी डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी प्रशासन में पुनः लौट जाने के बाद रुपये की कीमत में गिरावट हो सकती है। तो एसबीआई की इस रिपोर्ट के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट है, एक रिसर्च रिपोर्ट है, जिसने कहा है कि ट्रंप 2.0 यानी ट्रंप का दूसरा शासनकाल के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 8 से 10% की गिरावट आने की उम्मीद है। हाल ही में रुपया डॉलर के मुकाबले 84.39 रुपये के सर्वकालिक निम्नतर स्तर पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण ये बताया गया कि हाल ही में भारतीय मार्केट से विदेशी पूंजी का बहुत बड़े स्तर पर बहिर्गमन हुआ है। विदेशी पूंजी बहुत बड़े स्तर पर बाहर गई है और घरेलू शेयर बाजार में एक नरमी की स्थिति देखी गई है। अगर कोई भारत से बहुत बड़ी मात्रा पे जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी विनिमय है, वो बाहर जाएगा, जो फॉरेन फंड है जो डॉलर के रूप में बाहर जाएगा, तो निश्चित रूप से डॉलर की उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की मांग पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि नकारात्मक असर पड़ेगा और रुपये की वैल्यू घटेगी, उसका मूल्य ह्रास होगा और मूल्य ह्रास होने से भारत का निर्यात पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि भारत से होने वाला जो निर्यात है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा तो उसकी मांग बढ़ने की लगातार उम्मीद रहती है। और ठीक इसका उल्टा प्रभाव भारत के आयात पर पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत बाहर से आयात करना चाहता है तो मूल्य, क्योंकि उसके रुपये की कीमत गिर चुकी है, तो उसे ज्यादा डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए भारत में आने वाला आयात की जो कीमत है वो क्या हो जाएगा, भारत में आयात महंगा हो जाएगा। इसलिए आयात घटने की उम्मीद इससे रहती है। तो कई सेक्टर इससे अगर रुपये का मूल्य ह्रास होता है तो कई सेक्टर सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, कई सेक्टर नकारात्मक रूप से भी इससे प्रभावित होता है। भारत के मूल्य ह्रास में या भारत के रुपये के मूल्य ह्रास में योगदान देने वाले कारक कौन से हैं? एक योगदान यही है, विदेशी निधियों का बहिर्गमन देखा गया है। बहुत बड़ी मात्रा में जो फॉरेन फंड है वो बाहर गया है हाल ही में, जिससे डॉलर और रुपये के मुकाबले अन्य मुद्राओं की कीमतों में एक बेहतर स्थिति देखी गई है और साथ ही मजबूत डॉलर के कारण रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है। जब तक कि डॉलर सूचकांक में नरमी न आ जाए या नीतियों के बहिर्गमन में कमी न आ जाए, तब तक ये स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। जैसे यहाँ पर डॉलर सूचकांक को ठीक तरीके से समझ लेने की आवश्यकता है। डॉलर सूचकांक या आप कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स का क्या मतलब होता है? डॉलर इंडेक्स का मतलब है कि कुछ विश्व मुद्राओं के सापेक्ष अमेरिकी डॉलर की कीमत का एक माप है डॉलर इंडेक्स। ये कुछ वैश्विक मुद्राएं कौन-कौन सी हैं? जैसे इसमें यूरो शामिल है, इसमें जापानी येन शामिल है, इसमें पाउंड स्टर्लिंग शामिल है। पाउंड स्टर्लिंग के अलावा इसमें स्वीडिश क्रोना शामिल है। इसमें स्विस फ्रैंक शामिल है। स्विस फ्रैंक के अलावा इसमें कैनेडियन डॉलर भी शामिल है। तो इन 6 मुद्राओं के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी डॉलर का क्या मूल्य है, उसकी माप को ही हम डॉलर इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और अगर ये डॉलर की कीमत बेहतर बनी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू बनी हुई है, तो उससे भारतीय रुपये पर एक नकारात्मक असर रहता है और भारतीय निधियों के भारत से जो विदेशी निधियां हैं उससे बाहर जाने की भी एक संभावना लगातार बनी रहती है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो डॉलर इंडेक्स है इसमें कब तक नरमी आती है, क्योंकि जब नरमी आ जाएगी तो इससे रुपये के मूल्य में एक स्थिरता प्राप्त करने में आसानी होगी। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि रुपये में तेज गिरावट की आशंका जो है वो निराधार है। रुपये में गिरावट तो होगी
लेकिन जो आशंका जताई जा रही है कि बहुत तेज गिरावट होगी, ये आशंका निराधार है, क्योंकि जो ट्रंप का पहला शासनकाल था वर्ष 2016 से 2020 के दौरान, उसमें भी रुपये में 11% की गिरावट आई थी, जो कि बाइडेन प्रशासन के दौरान की तुलना में बेहद कम है। यानी बाइडेन प्रशासन के दौरान रुपये की जो वैल्यू है वो बहुत तेजी से घटी है इसके बनिस्बत। तो इसलिए बहुत तेजी से गिरावट आने की जो आशंका है वो निराधार है। कमजोर रुपये का किस प्रकार से प्रभाव होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर? इससे निर्यात को लाभ होगा। कमजोर रुपया भारत के निर्यात क्षेत्रों, विशेष तौर से भारत के कपड़ा, टेक्सटाइल्स, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और कृषि यानी एग्रीकल्चर को लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे भारतीय सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, उसकी कीमत अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत कम हो जाएगी और कीमत कम हो जाने से उसकी मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद रहेगी इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए भारत के निर्यात को लाभ हो सकता है, जबकि आयात लागत में वृद्धि हो जाएगी। रुपये में गिरावट से आयात की लागत बढ़ सकती है, खासकर तेल और वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे भारत में मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 75 से 80% बाहर से पूरा करता है, और इसलिए ये भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में योगदान दे सकता है। अगर भारत का आयात महंगा होता है, जिसमें तेल की एक बहुत बड़ी आवक रहती है, तो भारत में मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है इस सब के कारण। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगर रुपये में 5% की गिरावट होती है, तो भारत में मुद्रास्फीति केवल 25 से 30 आधार अंकों की ही वृद्धि होगी। यानी 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स की ही भारत में मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी अगर रुपये में 5% की गिरावट होती है, जो कि अपेक्षाकृत कम प्रभाव को प्रदर्शित करता है। रिपोर्ट में ये सब बातें भी कही गई है, तो इस रिपोर्ट के बारे में भी हमने बात कर ली। अब सभी टॉपिक से आपके लिए एक प्रश्न होगा, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के प्रथम राष्ट्रपतित्व काल में, यानी जो पहला शासनकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, उस काल में व्यापार युद्ध का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा देश था? भारत, जापान, चीन या रूस? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न है, आमतौर पर बुनियादी ढांचा बॉन्ड कौन जारी करता है? यानी अवसंरचना बॉन्ड कौन जारी करता है? केवल निजी कंपनियां, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक, लघु और मध्यम उद्यम। चौथा प्रश्न है, ट्रंप 2.0 यानी ट्रंप का दूसरा शासनकाल के तहत रुपये के अपेक्षित अल्पकालिक मूल्य ह्रास का प्राथमिक कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मजबूत अमेरिकी डॉलर और विदेशी निधि का बहिर्वाह, ऑप्शन बी है तेल आयात में वृद्धि, ऑप्शन सी है भारत के निर्यात क्षेत्र में मजबूत वृद्धि, और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में वृद्धि। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।